दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पूर्व वर्षों की जो प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे थे, उसमें दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2016 के प्रश्न पत्र को देख रहे थे। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी लगभग दोस्तों 66 नंबर प्रश्न तक ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब इस वीडियो में हम दोस्तों इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोस्तों जो पूर्व वर्षों के प्रश्न होते हैं वह हूबहू दोस्तों परीक्षाओं में रिपीट कर जाते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक आप सारे प्रश्नों को देखते चलिएगा। 66 नंबर प्रश्न तक हम लोगों ने ऑलरेडी हल कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम 66 नंबर से आगे के प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, और हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न दोस्तों आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले के जो पेपर हैं दोस्तों, यानी कि 2017 के पेपर, 18 के पेपर, 19 के पेपर दोस्तों हमारे 20 के, 21, 22 और 23 के प्रश्न पत्र ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड किए जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2016 के प्रश्न पत्र को, जिसमें हम लोगों ने 66 प्रश्नों को ऑलरेडी हल कर लिया है। 66 प्रश्न से आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए देखें, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलन नहीं है। क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलन नहीं है। तो थायमीन कह रहा है दोस्तों बेरी बेरी। क्या है दोस्तों, कह रहा है थायमीन हमारा बेरी बेरी बिल्कुल सही है। एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्बी दोस्तों बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों। विटामिन ए वर्णांधता दोस्तों बिल्कुल सही सुमेल है। फिर दोस्तों कह रहा है हमारा विटामिन ए दोस्तों वर्णांधता हमारा सही सुमेल नहीं होगा। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा विटामिन के रक्त का जमना बिल्कुल सही सुमेल है। विटामिन ए दोस्तों हमारा रतौंधी से हो जाएगा, ना कि दोस्तों वर्णांधता से। क्या है, विटामिन ए दोस्तों हमारा हो जाएगा रतौंधी से, ना कि दोस्तों वर्णांधता से। ठीक है, विटामिन ए का दोस्तों वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, और इसकी कमी से दोस्तों हो जाता है रतौंधी, ना कि वर्णांधता। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, जबकि जो सही पॉइंट दिए गए हैं हमारे की थायमीन हो जाएगा दोस्तों बेरी बेरी, बिल्कुल सही सुमेल है। एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों स्कर्बी, यह भी बिल्कुल सही सुमेल है। विटामिन के हो जाएगा दोस्तों रक्त का जमना, यह भी हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। ठीक है, थायमीन हो जाएगा बेरी बेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा स्कर्बी। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है विटामिन के रक्त का जमना, यह भी हमारा सही सुमेल है। लेकिन दोस्तों जो कह रहा है कि विटामिन ए वर्णांधता, यह हमारा सही सुमेल नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, विटामिन ए की कमी से दोस्तों हमारा रतौंधी होता है, ना कि वर्णांधता। इस पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, कह रहा है वर्णांधता नामक बीमारी एक लिंग संलग्न वंशागत बीमारी है, जिसे लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि वर्णांधता नामक बीमारी एक लिंग संलग्न वंशागत बीमारी है, जिसे लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो सही सुमेल नहीं है वह है विटामिन ए वर्णांधता। ठीक है, विटामिन ए वर्णांधता ना होके विटामिन ए रतौंधी हो जाएगा। ठीक है, थायमीन बेरी बेरी बिल्कुल सही सुमेल है। स्कॉर्बिक अम्ल स्कर्बी बिल्कुल सही सुमेल है। विटामिन के रक्त का जमना बिल्कुल सही सुमेल है। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे हम आगे की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा 68वां नंबर प्रश्न। कह रहा है दोस्तों ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो याद रखें दोस्तों किनकी, तो वह है दोस्तों हमारी WBC यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। फिर से देखें, कह रहा है दोस्तों ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है, ठीक है, जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो याद रखिए दोस्तों श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ठीक है, फिर से देखें, ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो याद रखें दोस्तों श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। क्या है, WBC श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो याद रखें श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। क्या है, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में भी। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों 69 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। क्या है दोस्तों, कह रहा है जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। तो याद रखें दोस्तों इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे, वह है दोस्तों बुलीमिया से। क्या है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए तो वह पीड़ित है दोस्तों। ऑप्शन ए बुलीमिया से। क्या है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए तो वह पीड़ित है दोस्तों। ऑप्शन ए बुलीमिया से। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे
आगे देखें, कह रहा है मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि हमारा मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक यूनिवर्सल डोनर होता है। तो याद रखें दोस्तों, ओ समूह इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ओ समूह हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे, ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है, फिर से देखें, कह रहा है कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है। तो याद रखिए ओ समूह इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी ओ समूह हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 71 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न हमारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 71 नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है, होते हैं। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है, होते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिए, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह है हमारा ओजोन भी होता है दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्लोरीन डाइऑक्साइड भी होता है दोस्तों और क्लोरेमीन भी होता है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों उपर्युक्त सभी। ठीक है, कह रहा दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है या होते हैं। तो याद रखें दोस्तों, हमारा ओजोन भी होता है। ठीक है दोस्तों, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी होता है और क्लोरेमीन भी होता है, तीनों हमारे होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या मार्क करेंगे, उपर्युक्त सभी। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है, होते हैं। तो याद रखें दोस्तों, ओजोन भी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा दोस्तों, क्लोरेमीन भी हो जाएगा। ठीक है, क्या है, ओजोन भी सही आंसर होगा हमारा, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी होगा और दोस्तों क्लोरेमीन भी होगा। ठीक है, फिर देखें, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है या होते हैं। तो याद रखें, ओजोन भी बिल्कुल सही है, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी दोस्तों और क्लोरेमीन भी। ठीक है, ओजोन भी, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी और क्लोरेमीन भी, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते चलें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। क्या रहा दोस्तों हमारा, क्या है, देखिए यहाँ पे, चलिए दोस्तों देखेंगे यहाँ पे, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो याद रखें दोस्तों, हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह है दोस्तों फास्फोरस 32। ठीक है, याद रखें हमारा फास्फोरस 32। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो याद रखें दोस्तों, हमारा फास्फोरस 32। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो याद रखें दोस्तों, हमारा फास्फोरस 32 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखें, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो फास्फोरस 32 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बढ़ेंगे हम 73 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है दोस्तों भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। क्या है दोस्तों, फिर देखें, कह रहा है भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो याद रखें दोस्तों, बरेली में, पूर्व में भी कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो याद रखिए दोस्तों, बरेली इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो याद रखिए ऑप्शन ए बरेली में, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, ऑप्शन ए बरेली में। चलिए दोस्तों यहाँ देखें, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। क्या है दोस्तों, कह रहा है मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, मिर्च की तीक्ष्णता का कारक क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्सेइसिन की उपस्थिति। ठीक है दोस्तों, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है दोस्तों तो कैप्सेइसिन की उपस्थिति, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन ई हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है दोस्तों, तो कैप्सेइसिन की उपस्थिति दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण दोस्तों हमारा टमाटर का लाल रंग होता है। ठीक है, याद रखिएगा, लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण दोस्तों हमारा क्या, लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है दोस्तों। एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण सेब का रंग लाल होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या है दोस्तों, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दोस्तों गाजर का रंग नारंगी या लाल होता है। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण हमारा टमाटर का रंग लाल होता है। एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण सेब का रंग लाल होता है। ठीक है, कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, कह रहा है, तो याद रखें कैप्सेइसिन की उपस्थिति क्या है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्सेइसिन की उपस्थिति। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है, कैप्सेइसिन की उपस्थिति। ठीक है, टमाटर का लाल रंग है दोस्तों लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। 75
77 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि हम चावल को छोड़ दें दोस्तों, तो बाकी सभी में दोस्तों अंडा में भी, दूध में भी, सोयाबीन में भी दोस्तों सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित हैं। कह रहा है निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित हैं। तो यदि हम चावल की बात छोड़ दें दोस्तों, तो अंडा में भी, दूध में भी, सोयाबीन में भी सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। ठीक है, अंडा में भी, दूध में भी, सोयाबीन में भी सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों स्टार मार्क किया गया है, इसलिए हम लोग डिटेल एक बार इसका डिटेल देख लेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते चलें आप लोग। फिर देखें, निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। तो चावल को छोड़ दें तो अंडा, दूध, सोयाबीन तीनों में दोस्तों सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे, देखेंगे आगे इसका डिटेल क्या दिया गया है। ध्यानपूर्वक देखते चले दोस्तों, क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, इसका आंसर देखिए स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों अंडा, सोयाबीन, दूध, मछली तथा मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। ठीक है, जबकि अंडा भी ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, सोयाबीन भी ऑप्शन में दिया गया है, दूध भी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, कह रहा है अंडा, सोयाबीन, दूध, मछली तथा मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। इस कारण इन्हें संपूर्ण प्रोटीन वाला भोज्य पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, अंडा, सोयाबीन, दूध, मछली तथा मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। इस कारण इन्हें संपूर्ण प्रोटीन वाला भोज्य पदार्थ भी कहते हैं। कह रहा है विकल्पों में दिए गए ऑप्शन ए यानी कि चावल को छोड़कर शेष तीनों में अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, इसीलिए दोस्तों हमारा आंसर जो है वह स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 76 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों कि एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। क्या है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सैक्रोमाइसीड सेरिबेसी। क्या है दोस्तों, सैक्रोमाइसीड सेरिबेसी हमारा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन बी सैक्रोमाइसीड सेरिबेसी, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। तो सैक्रोमाइसीड सेरिबेसी, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। तो सैक्रोमाइसीड सेरिबेसी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 77 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्या है, कह रहा है कि बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। ठीक है, कह रहा है बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। तो याद रखिए दोस्तों मीथेन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, जिसका रासायनिक फार्मूला है तो होता है दोस्तों वह है हमारा CH4। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है दोस्तों कि बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। तो याद रखिए मीथेन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। तो याद रखिए ऑप्शन सी मीथेन दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। ठीक है, 78 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, देखें कह रहा दोस्तों भारत ने बराक 8 मिसाइल निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की है। ठीक है, कह रहा है भारत ने बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की है। तो याद रखें दोस्तों इजराइल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है, फिर से देखें भारत ने बराक 8 मिसाइल यानी कि नेक्स्ट जनरेशन निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की है। तो याद रखें दोस्तों इजराइल हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों संयुक्त रूप से इसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि दोस्तों DRDO और इजराइल के इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, याद रखें संयुक्त रूप से इसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और इजराइल के इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया है हमारी बराक 8 मिसाइल को। ठीक है, याद रखिएगा बराक 8 मिसाइल दोस्तों भारत ने इजराइल के सहयोग से विकसित किया है इसको। ठीक है, कह रहा दोस्तों मानव सदृश लघुत्तम कपी है। याद रखें दोस्तों मानव सदृश लघुत्तम कपी है दोस्तों गिब्बन। ठीक है, याद रखें मानव सदृश लघुत्तम कपी है तो याद रखें दोस्तों गिब्बन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 79 नंबर। ठीक है, मानव सदृश लघुत्तम कपी है तो याद रखें दोस्तों गिब्बन। ठीक है, मानव सदृश लघुत्तम कपी है, याद रखें दोस्तों ऑप्शन ए गिब्बन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे पॉलिटी के प्रश्नों को, अपने ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों क्या दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रश्न अब हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। कह रहा है दोस्तों अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से
किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो याद रखिए दोस्तों 1 वर्ष इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो यह दोस्तों 1 वर्ष ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, फिर देखें अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो याद रखें दोस्तों 1 वर्ष इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दोस्तों हमारे आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखते चले दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा दोस्तों सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। क्या है दोस्तों, सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। तो याद रखिए दोस्तों, ठीक है, इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है केंद्र तथा राज्यों के संबंध यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए दोस्तों हमारा सरकारिया आयोग भारत सरकार द्वारा 1983 में गठित किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कई बार डेट भी पूछ लिया जाता है, तो इस पॉइंट को याद रखें कि सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य आदि की दोस्तों हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशन में गठित किया गया था दोस्तों हमारा सरकारिया आयोग। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा 1983 में गठित किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, केंद्र तथा राज्यों के मध्य। ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए हमारा गठित किया गया था सरकारिया आयोग भारत सरकार द्वारा 1973 में। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है दोस्तों हमारा क्या, आगे कह रहा है दोस्तों राज्य वित्त आयोग है एक। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग है एक। तो याद रखें दोस्तों राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या है, कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग है एक। तो याद रखें दोस्तों हमारा राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है राज्य वित्त आयोग है एक। तो याद रखें दोस्तों एक संवैधानिक संस्था है हमारा राज्य वित्त आयोग। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है राज्य वित्त आयोग है एक। तो याद रखें दोस्तों राज्य वित्त आयोग क्या है दोस्तों, तो राज्य वित्त आयोग है दोस्तों हमारा, याद रखें वह है एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है दोस्तों, राज्य वित्त आयोग हमारा एक संवैधानिक संस्था है। इस पॉइंट को दोस्तों ध्यानपूर्वक याद रखें। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। चलिए दोस्तों 83 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा अनुच्छेद 253। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आर्टिकल 253 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, फिर देखें क्या कह रहा है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 253 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 253 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहा है हमारा 84 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों ध्यानपूर्वक। यहाँ पे कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 324। ठीक है, याद रखें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के लिए प्रावधान है। तो याद रखें दोस्तों आर्टिकल 324 हमारा अनुच्छेद 324 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो अनुच्छेद 324 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, यहाँ देखें। ठीक है, 85 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो याद रखें केशवानंद भारतीवाद 1973 में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसे हम लोग दोस्तों मूल ढांचा का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है।
तो याद रखें ऑप्शन डी केशवानंद भारतीवाद 1973 में बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है, तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में, इस पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे देखें। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है, तो याद रखें राज्य का विधानमंडल, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखें निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है, तो याद रखिए राज्य का विधानमंडल, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर से देखें निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है, तो राज्य का विधानमंडल, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ेंगे 87 नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए भाग 9 में। ठीक है, क्या है दोस्तों, कह रहा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो याद रखें दोस्तों भाग 9। ठीक है, ऑप्शन ए हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो भाग 9 ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रावधान को दोस्तों हम लोगों ने इस भाग को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में स्थापित किया था, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, भाग 9 में, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखें क्या कह रहा है। कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। क्या है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो याद रखें दोस्तों लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। क्या है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो याद रखिए लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों हमारा बी है। ठीक है, याद रखें लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। ठीक है, जो हमारा डेमोक्रेसी के दोस्तों, डेमोक्रेसी के जो पावर होते हैं उनको दोस्तों क्या है, डिसेंट्रलाइज करने के लिए हमारा पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, इस पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, क्या है, डेमोक्रेसी के पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, लोकतंत्र की शक्तियों के दोस्तों विकेंद्रीकरण के लिए। ठीक है, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों अपनाई गई थी, जो कि दोस्तों कहाँ दी गई है, वह दी गई है दोस्तों हमारे संविधान के भाग 9 में। ठीक है, जिसका प्रावधान 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमारे संविधान में किया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहें। सारे प्रश्न दोस्तों हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों हुबहू परीक्षा में रिपीट कर लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को जिनको भी हम लोग हल कर रहे हैं उसको आप लोग देखते चलिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे। कह रहा है दोस्तों कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, तो याद रखिए दोस्तों BR मेहता, यानी कि दोस्तों बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर दोस्तों हमारी पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया था, और इस कमेटी को दोस्तों गठित किया गया था जनवरी 1957 में भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कब इस कमेटी को हमारा गठित किया गया था दोस्तों, 1957 में, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ कह रहा है जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। समिति ने नवंबर 1957 को सौंपी अपनी रिपोर्ट लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्वायत्तता की योजना की सिफारिश की, जो कि पंचायती राज के रूप में जानी गई। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, याद रखें दोस्तों, वह है हमारे BR मेहता, यानी कि दोस्तों बलवंत राय मेहता। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, और बलवंत राय मेहता कमेटी कब गठित की गई थी, तो 1957 में। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। 90 नंबर प्रश्न देखें दोस्तों, कथन कारण का प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कथन की संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। क्या है, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। कारण कह रहा है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों हमारा कथन की संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। कारण कह रहा है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो सही आंसर क्या हम मार्क करेंगे, वह मार्क करेंगे ए तथा
तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए। ठीक है, फिर देखिए कथन कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। क्या है? संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। कारण कह रहा है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। ठीक है, फिर देखिए कथन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। कारण कह रहा है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। ठीक है, तो कारण और कथन दोनों सही है दोस्तों, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था और अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कथन कारण दोनों सही है दोस्तों, हमारा कारण कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए दोस्तों यहाँ देखें, कह रहा है कि पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा। क्या है? पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा दोस्तों, तो वह है हमारा ऑप्शन सी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, कह रहा है दोस्तों कि हमारा पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा, तो ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर से देखिए पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हमारा अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिए क्या है? पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा, तो याद रखिए ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम देखेंगे 92 नंबर प्रश्न को क्या कह रहा है यहाँ पर। देखिए चलिए, कह रहा दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। क्या है? कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो याद रखिए 21 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अंतिम अधिकतम संख्या हो सकती है, तो याद रखिए ऑप्शन ए 21 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो याद रखिए 21 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो याद रखिए 21 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 93 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। क्या है? भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, तो याद रखें दोस्तों संसद के साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर से देखिए, कह रहा है भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, तो याद रखें संसद के साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, फिर से देखें, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, तो याद रखिए ऑप्शन बी संसद के साधारण बहुमत द्वारा इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए 94वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे ध्यानपूर्वक यहाँ क्या दिया गया है, देखते रहिए। यहाँ पे देखिए 94 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कह रहा दोस्तों भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। क्या है? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, तो याद रखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा संसद। ठीक है, क्या है दोस्तों? कह रहा है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, तो याद रखिए दोस्तों संसद, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है दोस्तों, तो याद रखिए ऑप्शन सी संसद यानी कि पार्लियामेंट दोस्तों कर सकती है। ठीक है, 95 नंबर प्रश्न को देखें क्या कह रहा है, आगे देखेंगे यहाँ ध्यानपूर्वक। कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। क्या है? कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो याद रखिए अनुच्छेद 51 जो कि दिया गया है दोस्तों हमारा DPSP के तहत, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक के तत्व के तहत अनुच्छेद 51 दोस्तों हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है, तो याद रखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 51 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जबकि दोस्तों अनुच्छेद 312 है अखिल भारतीय सेवाएं और अनुच्छेद 60 है दोस्तों हमारा राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। इस पॉइंट को याद रखिए। अनुच्छेद 380 दोस्तों निश्चित कर दिया गया है। ठीक है, क्या है? अनुच्छेद 312 दोस्तों हमारा अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अनुच्छेद 60 है दोस्तों राष्ट्रपति
राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। और अनुच्छेद 51 में दोस्तों हमारी भारत की विदेश नीति यानी कि फॉरेन पॉलिसी दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 51 आता है दोस्तों हमारा DPSP यानी कि नीति निदेशक तत्व के तहत। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अनुच्छेद 51 हमारा भारत की विदेश नीति से संबंधित है। ठीक है, और अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 312 है अखिल भारतीय सेवाएं। इस पॉइंट को याद रखिए। चलिए 96 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। एक बार देखें, यहाँ पे कुछ संस्थान दिए गए हैं और उनका प्रावधान किस आर्टिकल के तहत किया गया है, यहाँ पे सुमेल करना है। चलिए सुमेल करेंगे। कह रहा है दोस्तों भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो हम सुमेल करेंगे दोस्तों आर्टिकल 148। ठीक है, वित्त आयोग दोस्तों सुमेल करेंगे आर्टिकल 280। ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण हम सुमेल करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 323A के तहत। और संघ लोक सेवा आयोग हम सुमेल करेंगे आर्टिकल 315 के तहत। ठीक है दोस्तों, और सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए यानी कि 3, 2, 4 और 1। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है आर्टिकल 148 के तहत। ठीक है, वित्त आयोग है दोस्तों अनुच्छेद 280 के तहत। प्रशासनिक अधिकरण दिया गया है आर्टिकल 323A के तहत। संघ लोक सेवा आयोग दिया गया है अनुच्छेद 315 के तहत। फिर देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आर्टिकल 148 के तहत। ठीक है, वित्त आयोग दिया गया है दोस्तों आर्टिकल 280 के तहत। प्रशासनिक अधिकरण दिया गया है अनुच्छेद 323A के तहत। संघ लोक सेवा आयोग दिया गया है अनुच्छेद 315 के तहत। ठीक है, फिर देखिएगा दोस्तों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 148 के तहत। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत। प्रशासनिक अधिकरण दिया गया है अनुच्छेद 323A के तहत। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 के तहत। ठीक है, फिर देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दिया गया है अनुच्छेद 148 के तहत। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323A के तहत। और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 के तहत। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 97 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो याद रखें दोस्तों, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी, और इसका प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो भारत का महान्यायवादी यानी कि दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसका प्रावधान हमारे संविधान के 76 आर्टिकल में किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहां देखें, अब चले बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, 98 नंबर प्रश्न है। इसका कुछ पार्ट अगले पेज पर दिया गया है, इसलिए डिटेल में हम अगले पेज पर ही दोस्तों इस प्रश्न को देख लेंगे। ठीक है, 98 नंबर प्रश्न को आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। चलिए, इसका कुछ प्रावधान इस पे दिया गया, कुछ आगे के पेज पर दिया गया है, तो आगे वाले पेज पे ही हम इसका डिटेल देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते चलें। और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों, तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते रहें। पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों हूबहू आगामी परीक्षाओं में दोस्तों रिपीट कर लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं, उनको ध्यानपूर्वक आप लोग देखते चलें। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। चलिए दोस्तों, यहाँ देखें। ठीक है, इसका पहले हम सही आंसर मार्क कर लेंगे, उसके बाद डिटेल हम नीचे देख लेंगे। ठीक है, सही आंसर इस प्रश्न का जो हमारा 98 दिया गया है, इसका है 4, 3, 1 और 2। और सही सुमेलन हम नीचे देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। चलिए यहाँ देखिए सही सुमेलन क्या दिया गया है दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए, सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करेंगे। कह रहा दोस्तों संवैधानिक संशोधन, तो यह दिया गया है आर्टिकल 368 में। ठीक है, संवैधानिक संशोधन कह रहा है दोस्तों आर्टिकल 368 दोस्तों, पार्ट हमारा भाग 20 है हमारा संविधान का। ठीक है, संवैधानिक संशोधन दिया गया है आर्टिकल 368 के तहत। वित्त आयोग दिया गया है दोस्तों हमारा अनुच्छेद 280 में। ठीक है, वित्त आयोग दिया गया है अनुच्छेद 280 में। वित्तीय आपात दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 360 में, जो कि भारत में एक भी बार नहीं लगाया गया है हमारा वित्तीय आपात। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अखिल भारतीय सेवाएं दोस्तों दिया गया है अनुच्छेद 312, जिसपे दोस्तों हमारी राज्यसभा को अनन्य शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखें संवैधानिक संशोधन दोस्तों आर्टिकल 368 संविधान के भाग 20 में दिया गया है हमारा संवैधानिक संशोधन। अनुच्छेद 368 दोस्तों हमारा संवैधानिक संशोधन है। वित्त आयोग दोस्तों आर्टिकल 280। ठीक है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280। वित्तीय आपात है अनुच्छेद 360। अखिल भारतीय सेवाएं हैं अनुच्छेद 312। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 है दोस्तों। क्या है, वित्तीय
आपात है दोस्तों अनुच्छेद 360, जो कि दोस्तों भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है हमारा वित्तीय आपात। फिर कह रहा है अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312, जिसके संबंध में प्रावधान करने के लिए दोस्तों हमारे राज्यसभा को अनन्य शक्तियां प्राप्त हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 368, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312, ठीक है। आगे देखें, कह रहा दोस्तों हमारा 99 नंबर प्रश्न की लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो 14 दिनों तक, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। फिर देखिए, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि दोस्तों राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो याद रखिए दोस्तों हमारा 14 दिनों तक, ठीक है। फिर देखिए, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है 14 दिनों तक, तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। 100वां प्रश्न देखें क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा दोस्तों कि किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है तो याद रखें दोस्तों वह है हमारा भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से देखें, कह रहा है कि किसी जात तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है तो याद रखिए दोस्तों भारत का राष्ट्रपति इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर से देखें, किसी जाति तथा जनजाति को दोस्तों अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन ए हमारा भारत का राष्ट्रपति बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को देखेंगे। 101 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के सभी राज्यों को विश्व के अलग अलग देश मानकर मानव विकास सूचकांक रैंकिंग के मामले में इन राज्यों को संबंधित देश की रैंकिंग से मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है दोस्तों। क्या है, कह रहा दोस्तों कि भारत के सभी राज्यों को विश्व के अलग अलग देश मानकर मानव विकास सूचकांक रैंकिंग के मामले में इन राज्यों को संबंधित देश की रैंकिंग से मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से दोस्तों सही उत्तर चुनें, ठीक है। चलिए दोस्तों हम सुमेल करेंगे। केरल को हम सुमेल करेंगे दोस्तों किससे, तो केरल को हम सुमेल करेंगे दोस्तों मालदीव से, ठीक है। केरल को सुमेल करेंगे मालदीव से, ठीक है। गुजरात को हम सुमेल करेंगे दोस्तों किससे, तो गुजरात को सुमेल करेंगे दोस्तों होंडुरास से, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश को हम सुमेल करेंगे दोस्तों किससे, तो उत्तर प्रदेश को सुमेल करेंगे पाकिस्तान से और महाराष्ट्र को हम सुमेल करेंगे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। फिर देखें प्रश्न को, भारत के सभी राज्यों को विश्व के अलग अलग देश मानकर मानव विकास सूचकांक रैंकिंग के मामले में इन राज्यों को संबंधित देश की रैंकिंग से मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने, ठीक है। चलिए देखें, यहाँ केरल को हम सुमेल करेंगे दोस्तों मालदीव से, क्या है, केरल को सुमेल करेंगे दोस्तों मालदीव से, ठीक है। फिर देखें, गुजरात को सुमेल करेंगे दोस्तों होंडुरास से, उत्तर प्रदेश को सुमेल करेंगे पाकिस्तान से, महाराष्ट्र को सुमेल करेंगे दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। फिर देखिए, केरल को सुमेल करेंगे दोस्तों हम मालदीव से, गुजरात को सुमेल करेंगे होंडुरास से, उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान से, महाराष्ट्र को दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। केरल को सुमेल करेंगे मालदीव से, गुजरात को होंडुरास से, उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान से, महाराष्ट्र को दक्षिण अफ्रीका से, और सही आंसर किसको मार्क करेंगे, सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिए। फिर देखिए, केरल को सुमेल करेंगे दोस्तों हम मालदीव से, गुजरात को सुमेल करेंगे होंडुरास से, उत्तर प्रदेश को दोस्तों पाकिस्तान से, महाराष्ट्र को दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 102 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। क्या है, कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी केन्या, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन सी केन्या हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, तो याद रखें दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल हमारा केन्या, ठीक है। कह रहा है केन्या विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। 2015 के आंकड़ों के अनुसार केन्या ने विश्व का 25% चाय का निर्यात किया, वहीं चीन 18%, श्रीलंका 17% तथा भारत ने विश्व का कुल 12% निर्यात किया, ठीक है। फिर देखिए, यहाँ कह रहा है 2016 में भी केन्या का निर्यात चीन से अधिक रहा, जहां केन्या ने विश्व का 32%, वहीं चीन ने 30% चाय का निर्यात किया, ठीक है। 2019 में कह रहा है दोस्तों चीन चाय का सबसे बड़ा निर्यातक था। क्या है, कह रहा है दोस्तों यहाँ पे डिटेल देखें फिर से, कह रहा दोस्तों कि केन्या विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। 2015 के आंकड़ों के अनुसार केन्या ने विश्व का 25% चाय का निर्यात किया, चीन ने 18%, श्रीलंका ने 17%, भारत ने 12%, ठीक है। फिर 2016 में भी केन्या का निर्यात चीन से अधिक रहा। कह रहा दोस्तों जहां केन्या ने विश्व का 32%, वहीं चीन ने 30% चाय का निर्यात किया, और कह रहा है कि 2019 में चीन चाय का सबसे बड़ा निर्यातक था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, 103 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है हमारा 103 नंबर प्रश्न, यहाँ देखें।
चलिए, कह रहा दोस्तों इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन, क्या है दोस्तों, कह रहा है इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा दोस्तों यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है। क्या है दोस्तों, कह रहा है यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कह रहा है कि केंद्रीय राज्य योगदान 75% है। क्या है, केंद्रीय राज्य योगदान 75% है, तो यह भी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है। फिर कह रहा दोस्तों राज्य योगदान 25% है, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, फिर से देखें, कह रहा है इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है। दूसरा कह रहा है केंद्रीय राज्य योगदान 75% है और राज्य योगदान 25% है, तो सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए, यानी केवल 1 एवं 2 पॉइंट हमारा सही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। डिटेल देख लेंगे। कह रहा दोस्तों कि इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन योजना के तहत शौचालय रहित घरों में शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। क्या है, इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन योजना के तहत शौचालय रहित घरों में शौचालय का निर्माण किया जा रहा। यह एक साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित योजना है। इसमें केंद्र का दोस्तों 75%, राज्य का दोस्तों 15% तथा लाभार्थी का योगदान 10% होता है। ठीक है, अतः केवल कथन 1 तथा 2 सही है। हमारा थर्ड जो दिया गया है वह गलत है। ठीक है, कह रहा है इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन योजना के तहत शौचालय रहित घरों में शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। यह एक साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित योजना है। इसमें केंद्र का 75%, राज्य का 15% तथा लाभार्थी का योगदान 10% होता है। अतः दोस्तों केवल हमारा 1 एवं 2 पॉइंट सही है। ऑप्शन 3 हमारा जो दिया गया है पॉइंट 3 यह गलत है। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन योजना के संबंध में जो कथन सही है वह है यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है। केंद्रीय राज्य योगदान 75% है, राज्य का योगदान 15% है और संबंधित लाभार्थी का योगदान इसमें दोस्तों 10% है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। सही आंसर ऑप्शन ए केवल 1 एवं 2 होगा। ठीक है, 104 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या दिया गया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है। क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है, तो याद रखिए डिजिटल भारत योजना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है, तो याद रखें डिजिटल भारत योजना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जबकि दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना और स्मार्ट सिटी योजना ये सभी दोस्तों हमारे क्या है, यह है दोस्तों शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजनाएं हैं। जबकि डिजिटल भारत योजना हमारा दोस्तों शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल भारत योजना। चलिए देखें आगे 105 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा दोस्तों 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। क्या है, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था, तो याद रखिएगा दोस्तों वाई.वी. रेड्डी। ठीक है, क्या है 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन था, तो याद रखें दोस्तों वाई.वी. रेड्डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के दोस्तों अध्यक्ष कौन है, वह है हमारे एन.के. सिंह यानी कि नंद कुमार सिंह दोस्तों। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों हमारे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं हमारे वाई.वी. रेड्डी, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों एन.के. सिंह और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वह है हमारे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वह है अरविंद पनगड़िया। वही दोस्तों हमारे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं, यानी कि अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का दोस्तों अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और वित्त आयोग का प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में किया गया है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। 106 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, तो सही आंसर 2008 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, तो ऑप्शन ए 2008 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर से देखें कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, तो 2008 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, तो ऑप्शन ए 2008 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा दोस्तों भारत में वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई। ठीक है, फिर से देखें। कह रहा दोस्तों कि भारत में वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई
इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर दी डिसेबल्ड एंड सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। ठीक है, कह रहा है भारत में वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर दी डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। तो याद रखें दोस्तों, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर से देखें, कह रहा है कि भारत में वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर दी डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। तो याद रखें दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर देखें, भारत में वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर दी डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। तो याद रखें दोस्तों, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 108 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। क्या है, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। ठीक है, जबकि दोस्तों वित्तीय समावेशन के उद्देश्य हमारे गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना और ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना। ठीक है, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना नहीं है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, वित्तीय समावेशन का उद्देश्य है, कह रहा दोस्तों कि वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है, तो वह है बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना हमारा, यह दोस्तों वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, जबकि गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना, ये सभी दोस्तों हमारे वित्तीय समावेशन के उद्देश्य हैं। ठीक है, 109 नंबर प्रश्न को देखें, क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है। क्या है, 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो याद रखें दोस्तों, ग्रामीण स्वच्छता। क्या है, ग्रामीण स्वच्छता हमारा। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो ऑप्शन बी कह रहा है ग्रामीण स्वच्छता, यह हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों ग्रामीण विकास, पेयजल, ग्रामीण सड़क, ये सभी भारत निर्माण योजना के पार्ट हैं, लेकिन ग्रामीण स्वच्छता दोस्तों हमारा भारत निर्माण योजना का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसका डिटेल हम देख लेंगे दोस्तों, यहाँ क्या दिया गया है। कह रहा है दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना और मूलभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए वर्ष 2005-6 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई भारत निर्माण कार्यक्रम के निम्नलिखित 6 घटक हैं। ठीक है, 6 घटक को आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए, पहला घटक है दोस्तों ग्रामीण आवास। ठीक है, पहला घटक है ग्रामीण आवास। दूसरा है दोस्तों सिंचाई। क्या है, पहला है दोस्तों ग्रामीण आवास, दूसरा है दोस्तों सिंचाई, तीसरा है दोस्तों पेयजल, चौथा है दोस्तों ग्रामीण सड़कें, पांचवा है दोस्तों विद्युतीकरण और छठा है दोस्तों संचार सुविधा, यानी कि ग्रामीण दूर संचार कनेक्टिविटी। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है दोस्तों हमारा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना और मूलभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए 2005-6 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई भारत निर्माण कार्यक्रम के निम्नलिखित 6 घटक हैं। ग्रामीण विकास, दूसरा है सिंचाई, तीसरा है पेयजल, चौथा है ग्रामीण सड़कें, फिर है विद्युतीकरण और दोस्तों संचार सुविधा है हमारी छठी घटक। ठीक है, ग्रामीण दूरसंचार कनेक्टिविटी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 110 नंबर प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कह रहा है मुद्रा आपूर्ति में क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों हमारा कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिए मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, कह रहा है घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रा की आपूर्ति में दोस्तों बढ़ोतरी हो जाती है, यानी दोस्तों मनी सप्लाई हमारी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। इस पॉइंट को दोस्तों ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। ठीक है, जितने पॉइंटों को हम लोग हल करते चल रहे हैं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए दोस्तों, क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न हूबहू आगामी परीक्षाओं में रिपीट कर जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलिए। दोस्तों हम लोग देख रहे थे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2016 के प्रश्न पत्र को। चलिए 111 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है। तो याद रखें 6 से 14 वर्ष। ठीक है, फिर देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। 111 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है। तो याद रखें दोस्तों 6 से 14 वर्ष। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है। तो याद रखें दोस्तों हमारा 6 से 14 वर्ष इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है, तो याद रखें 6 से 14 वर्ष इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, 112 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी। क्या है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा 2010। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी, तो याद रखिए 2010 ईस्वी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि असंगठित क्षेत्र के लोगों को, क्या है, असंगठित क्षेत्र के लोगों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक आधार पर बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्वावलंबन योजना एक सह अंशदायी पेंशन योजना का शुभारंभ सितंबर 2010 में किया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी, तो याद रखिए असंगठित क्षेत्र के लोगों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक आधार पर बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्वावलंबन योजना एक सह अंशदायी पेंशन योजना का शुभारंभ सितंबर 2010 में किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 112 नंबर प्रश्न हमारा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 2010 में। ठीक है, चलिए 113 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, कह रहा है दोस्तों हमारा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट दोस्तों का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है। कह रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य दोस्तों जो हमारा NFSM यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, इसका उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों। कह रहा है कि उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण। क्या है, कह रहा है दोस्तों उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों सुधारीकृत उत्पादक तकनीक का निदर्शन। फिर कह रहा है साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। फिर कह रहा है फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना, तो यह भी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों कि उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण। बिल्कुल सही है, उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण सही है। फिर कह रहा है दोस्तों सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निदर्शन। क्या है, सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निदर्शन, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना, तो यह भी दोस्तों हमारा सही है। लेकिन कह रहा है साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे आगे के प्रश्न को क्या दिया गया है हमारा, ध्यानपूर्वक देखते चले। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो चलिए, कह रहा है दोस्तों गरीबी हटाओ। ठीक है, तो गरीबी हटाओ दोस्तों 1971 हो जाएगा इसका डेट। ठीक है, गरीबी हटाओ का डेट हो जाएगा दोस्तों 1971, इसका डिटेल भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, गरीबी हटाओ 1971। कह रहा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों हो जाएगा क्या है 1969। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा हरित क्रांति का प्रारंभ। तो हरित क्रांति का प्रारंभ दोस्तों याद रखें कब, 1966 और 67 में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखें, हरित क्रांति का आरंभ 1966-67 में। ठीक है, फिर देखें दोस्तों गरीबी हटाओ का डेट हो जाएगा 1971, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का डेट हो जाएगा 1969, और फिर कह रहा है हरित क्रांति का प्रारंभ, तो याद रखें दोस्तों 1966-67। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों या गरीबी हटाओ जो है वह है 1971, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है 1969, फिर है हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 से 67। ठीक है, तो सही सीरीज क्या हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा सबसे पहले हो जाएगा हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 और गरीबी हटाओ 1971। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 3, 2 और 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले होगा हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 में, फिर होगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में और गरीबी हटाओ 1971 में। नीचे डिटेल देखें ध्यानपूर्वक। चलिए, हरित क्रांति का प्रारंभ कह रहा है कि 1966-67। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। ठीक है, क्या है, हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 में भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, क्या है, फिर से देखें, हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, गरीबी हटाओ तो 1971 दोस्तों, जिसे 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के मुख्य लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, फिर से देखें तीनों पॉइंट को। हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 में भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 दोस्तों। ठीक है, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, गरीबी हटाओ 1971, जिसे 5वीं पंचवर्षीय योजना
1974 से 78 के मुख्य लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, गरीबी हटाओ 1971, जिसे 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के मुख्य लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया। तो इसका पॉइंट याद रखिएगा, सही सीरीज होगी 3 to 1, जिसको हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि ई बीज संबंधित है। क्या है दोस्तों, कह रहा है ई बीज संबंधित है। तो याद रखिए ई बीज संबंधित है दोस्तों सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से। क्या है, ई बीज संबंधित है दोस्तों, तो याद रखिए यह है हमारा सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार से। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है ई बीज संबंधित है दोस्तों, तो याद रखें सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार। ठीक है, ई बीज एक गवर्नमेंट टू बिजनेस वेब पोर्टल है। क्या है, ई बीज दोस्तों एक गवर्नमेंट टू बिजनेस वेब पोर्टल है जो व्यवसायियों को सरकार के साथ व्यापार करने में सरलता प्रदान करता है। यह सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से संबंधित है। ई बीज पोर्टल की अवधारणा बेंगलुरु स्थित इन्फोसिस द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, तो ई बीज संबंधित है सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 116 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की। क्या है, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की। तो याद रखें दोस्तों केलकर समिति ने। ठीक है, क्या है, याद रखें, फिर से देखें क्या है। कह रहा है कि भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की। तो याद रखें दोस्तों केलकर समिति ने। क्या है, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की। तो याद रखें दोस्तों केलकर समिति हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की। तो केलकर समिति दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखें भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की। तो ऑप्शन बी केलकर समिति बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश डॉक्टर विजय केलकर के नेतृत्व में गठित केलकर समिति ने की थी। चलैया समिति दोस्तों हमारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से संबंधित है। क्या है, जो चलैया समिति दिया गया है यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से संबंधित है। सोम समिति दिया गया है तो यह टैक्स प्रणाली को सरल बनाने से है। ठीक है, सोम समिति हमारा जो है वह टैक्स प्रणाली को सरल बनाने से संबंधित है। फिर दोस्तों कह रहा है कि रंगराजन समिति तो गरीबी मापन प्रणाली की समीक्षा से संबंधित है हमारा रंगराजन समिति। ठीक है, रंगराजन समिति दोस्तों गरीबी मापन प्रणाली की समीक्षा से संबंधित है। 117 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि क्या है। कह रहा दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि क्या है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे 2015 से 2022। ठीक है, कह रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि क्या है। तो याद रखिए 2015 से 2022। इसका डिटेल हम देखेंगे। ठीक है, चलिए यहां देखें दोस्तों क्या कह रहा है यहां पे। चलिए कह रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि 2015 से 2022 है। इस योजना का शुभारंभ दोस्तों 25 जून 2015 को हुआ। क्या है, इस योजना का शुभारंभ दोस्तों 25 जून 2015 को हुआ। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, जिसका उद्देश्य 2022 तक सबके लिए घर उपलब्ध कराना है। यह लक्ष्य 3 फेज यानी कि फेज 1 2015 से 2017, फेज 2 2017 से 2019 और फेज 3 दोस्तों 2019 से 2022 तक में हासिल किया जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और यह योजना दोस्तों 25 जून 2015 को स्टार्ट की गई थी। इस पॉइंट को भी याद रखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां स्टार्ट होते हैं दोस्तों हमारे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, इसमें हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोस्तों जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और विविध के प्रश्न है, इसको दोस्तों हम लोग एक और वीडियो लाएंगे और इस वीडियो में दोस्तों इस प्रश्न पत्र को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि दोस्तों आगामी बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से दोस्तों हमारे जो पूर्व वर्षों के प्रश्न हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। ठीक है, इसलिए जितने भी प्रश्नों को दोस्तों हम लोग हल करते चल रहे हैं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक दोस्तों जो चैनल पर अपलोडेड वीडियो हैं उनसे दोस्तों आप लोग रिवीजन करते चलिए ध्यानपूर्वक, क्योंकि दोस्तों जो हमारी आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं उनकी
उनकी दृष्टि से पूर्व वर्षों के प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोस्तों हूबहू परीक्षाओं में दोस्तों रिपीट कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए जितने भी प्रश्नों को हम लोगों ने अब तक हल किया है उसको आप लोग ध्यानपूर्वक रिवीजन करते चलिए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।